हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजत। तो आज हम हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं हम सभी को समझेंगे और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये स्लाइड है एंड देन दिस स्लाइड, तो दो स्लाइड्स हैं टॉपिक्स की। सो फर्स्ट टॉपिक इज एसिड्स एंड बेसिस। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, एसिड्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बेसिस की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, एसिड्स एंड बेसिस के क्या क्या डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो इस टॉपिक में हम इसे डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है इंडिकेटर्स का। सो इंडिकेटर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो हम थर्ड टॉपिक में देखेंगे कि एसिड्स एंड बेसिस की क्या क्या डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और इसके फिर ये 5 सब टॉपिक्स हैं। पहला सब टॉपिक है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। अगला, how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids. Then third is how do acids and bases they react with each other, यानी कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स के साथ हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे और मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है एसिड, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन फोर्थ सब टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। फिफ्थ इज रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद अ बेस। ओके, देन फ्रेंड्स फोर्थ टॉपिक है हमारा व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि एसिड्स एंड बेसिस में बहुत से डिफरेंसेस हैं और इन्हें हम आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन एसिड्स एंड बेसिस में क्या चीज कॉमन है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगला यहाँ पर है, इसका सब टॉपिक है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। तो जब हम किसी भी एसिड को या फिर किसी भी बेस को वाटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला फिफ्थ टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। तो किसी भी एसिड या फिर किसी भी बेस की हम स्ट्रॉन्गनेस को कैसे मेजर करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं, वो हम फिफ्थ टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सो फ्रेंड्स देखो, ये जो पीएच का टॉपिक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एवरीडे लाइफ में भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम डिस्कस करेंगे। देन सिक्स्थ फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक है हमारा साल्ट्स का। तो साल्ट्स के फिर ये सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज पीएच ऑफ साल्ट्स। तो साल्ट्स का पीएच लेवल को हम कैसे मेजर करते हैं, उनका पीएच लेवल क्या होता है। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। सो जो कॉमन साल्ट, जो नमक हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, उसमें से और क्या क्या डिफरेंट केमिकल्स बनते हैं, फॉर्म होते हैं। सो देखो, पहला है कॉमन साल्ट, ऑब्वियसली इट इज द रॉ मटेरियल फॉर ऑल द डिफरेंट केमिकल्स। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन सेकेंड इज ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये इसी का सब टॉपिक है कि ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या डिफरेंट यूजेस हैं। देन बेकिंग सोडा, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। सो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ये बेकिंग सोडा ही है, इसी का ये केमिकल नेम है। देन वॉशिंग सोडा, देन द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। सो केमिकल के साथ हम उसके यूजेस भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो साल्ट के, जो नमक के जो दाने होते हैं छोटे छोटे, क्या वो ड्राई होते हैं या वो वेट होते हैं, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और इसका एक सब टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या शॉर्ट में आप कह सकते हो POP। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे द टॉपिक्स विच वी विल डिस्कस, विच वी विल कवर इन दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक एसिड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को रीड कर लेते हैं। सो इसकी पहली प्रॉपर्टी है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सो फ्रेंड्स जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं और जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट। देन फ्रेंड्स सेकेंड प्रॉपर्टी है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिटमस पेपर होता क्या है। तो लिटमस पेपर फ्रेंड्स एक इंडिकेटर है। अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो वैसे तो इसका एक सेपरेट टॉपिक है इंडिकेटर्स का, लेकिन एक बार शॉर्ट में इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंडिकेटर्स, देखो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये बताते हैं, जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि एक गिवन सब्सटेंस एसिड है या फिर वो एक बेस है। तो नाम से क्लियर हो रहा है, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस है जो हमें इंडिकेट करते हैं। जैसे गाड़ी में इंडिकेटर होता है, वो हमें इंडिकेट करता है कि अभी गाड़ी किस डायरेक्शन
में मुड़ने वाली है। वैसे इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट करते हैं कि ये गिवन सोल्यूशन, एक गिवन केमिकल सब्सटेंस वो एसिड है या फिर वो एक बेस है। अब कैसे इंडिकेट करते हैं, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं लिटमस पेपर के। तो देखो, जैसे कि मान लो मेरे पास दो ग्लास हैं, एक में एसिड है और एक में बेस है। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लो मेरे पास दो ग्लास हैं, एक में एसिड है और एक में बेस है। सो रेड कलर में है एसिड एंड ब्लू कलर में है बेस। ओके, अब फ्रेंड्स देखो, जब मैंने एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डिप करा, तो देखो दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। तो सबसे पहले हम ब्लू लिटमस पेपर की बात करते हैं। तो जब मैंने इस एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डिप करा, तो ये रहा ब्लू लिटमस पेपर। तो ये ब्लू लिटमस पेपर ने अपना कलर चेंज कर लिया और इसका कलर किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया। तो इस इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज करके हमें ये बताया कि ये जो गिवन सोल्यूशन है ना, ये एक एसिड है। ओके, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में चेंज हो जाता है जब हम उसे एसिड में डिप करते हैं, उसे एसिड में डुबाते हैं। अब वैसे इस ब्लू लिटमस पेपर को हम बेस में डाल के देखते हैं। तो अगर आप इस ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डालोगे ना, तो इसका जो कलर है वो अनचेंज रहेगा, यानी कि ब्लू कलर था, ब्लू ही कलर रहेगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं रेड लिटमस पेपर की। सो जो रेड लिटमस पेपर है, अगर आप उसको एसिड में डालोगे ना, तो उसका कलर अनचेंज रहेगा। रेड लिटमस पेपर को जब आप एसिड में डालोगे तो उसका कलर रेड ही रहेगा। लेकिन अगर आपने उस रेड लिटमस पेपर को बेस में डाला तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। ये जो रेड लिटमस पेपर था ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे बेस में। ओके, तो इन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। सो देखो, यहाँ पर कलर चेंज होकर हमें बताया, इस लिटमस पेपर ने अपना कलर चेंज किया और हमें ये इंडिकेट किया कि ये जो गिवन केमिकल सब्सटेंस है ये एक एसिड है या एक बेस है। वैसे ही ओडोर में, यानी कि स्मेल में भी चेंज करके इंडिकेटर्स बताते हैं कि वो एसिड है या वो एक बेस है। आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया कि लिटमस पेपर क्या है, ये एक इंडिकेटर है। तो यही इसका सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड्स की, कि एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये एक ब्लू लिटमस पेपर था और ये जैसे ही हमने इसे एसिड में डिप करा तो इसका कलर रेड में चेंज हो गया। ओके, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड गिव H+ आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। अभी एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, देखो एसिड का एक्वस सोल्यूशन, इसका मतलब ये है कि जब हम एसिड को पानी में डालते हैं, सो जो सोल्यूशन बनता है ना, वो जो घोल बनता है, दैट इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड। अब देखो, जब हम एसिड को पानी में डालते हैं ना, जो एक्वस सोल्यूशन होता है एसिड का, वो तब एसिड ना पानी में H+ आयंस रिलीज करता है। क्या कहा मैंने, कि जब हम एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड H+ आयंस रिलीज करता है। H+ यानी कि हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है। सो पॉजिटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं। सो हाइड्रोजन के कैटायंस भी आप कह सकते हो। ओके, तो यही इसकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है। सो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड कोरोड्स मेटल। सो जो एसिड्स होते हैं वो मेटल्स को कोरोड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि कोरोजन होता क्या है। सो हम कोरोजन के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं कि कोरोजन की डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योर मेटल्स बाय एयर, मॉइस्चर और एनी केमिकल सब्सटेंस लाइक एसिड्स। तो कोरोजन वो प्रोसेस है जिससे प्योर मेटल्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं ड्यू टू एयर की वजह से हो सकते हैं, या फिर मॉइस्चर की वजह से हो सकते हैं, या फिर किसी केमिकल सब्सटेंस की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि एसिड। एग्जाम्पल लेते हैं आयरन का। सो आयरन एक मेटल है। हम जानते हैं कि जो लोहा होता है वो उस पर जंग लग जाती है। क्यों जंग लगती है, वो एयर की वजह से लग सकती है, या फिर अगर उस पर कोई हमने एसिड डाल दिया, सो उस एसिड की वजह से भी उस पर कोरोजन हो सकती है। सो जो एसिड्स होते हैं वो मेटल्स को कोरोड कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी ही ऐसी है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी ही ऐसी है, जो उनका नेचर है वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव है, इसीलिए वो मेटल्स को कोरोड कर देते हैं। सो ये है इसकी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी। अब फ्रेंड्स हम एसिड्स के कुछ टाइप्स डिस्कस करते हैं और साथ साथ हम उनके एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। पहला टाइप है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जब हम उन्हें वाटर में डालते हैं ना, जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो ज्यादा क्वांटिटी में H+ आयंस रिलीज करते हैं। ऐसे एसिड जिन्हें जब हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो ज्यादा मात्रा में H+ आयंस रिलीज करते हैं, ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या होंगे, ऐसे एसिड जो कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में H+ आयंस रिलीज करते हैं जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यानी कि उनका एक्वस सोल्यूशन। ओके, तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड एग्जांपल है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड।
थर्ड है HNO3 यानी कि निट्रिक एसिड। ओके, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सेकेंड टाइप है एसिड्स के वीक एसिड्स। तो वीक एसिड्स की डेफिनेशन में डिस्कस कर ली, ऐसे एसिड जो कम क्वांटिटी में H+ आयंस रिलीज करें जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं। इसका पहला एग्जांपल है CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। ओके, सेकेंड एग्जांपल है ऑक्सैलिक एसिड एंड देन लैक्टिक एसिड। अब फ्रेंड्स बात करते हैं थर्ड टाइप विच इज कंसंट्रेटेड एसिड्स। सो कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसे एसिड्स जिनमें एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और वाटर का कंसंट्रेशन कम हो। तो हम जानते हैं कि एसिड्स में वाटर की भी क्वांटिटी होती है, लेकिन जिनमें कम वाटर प्रेजेंट होता है ऐसे एसिड्स को हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं, क्योंकि उनमें एसिड का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा मात्रा में है। और यहाँ पर फोर्थ टाइप है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड यानी कि वाटर ज्यादा प्रेजेंट है और एसिड कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। दे आर नोन एज डाइल्यूट एसिड्स। यहाँ पे यही लिखा है, मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड, क्योंकि उनमें एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन मतलब उनकी प्रेजेंस ज्यादा है, एसिड ज्यादा प्रेजेंट है उसमें। देन डाइल्यूट एसिड यानी कि वाटर ज्यादा प्रेजेंट है, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है लेकिन एसिड कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। ओके, तो फ्रेंड्स हमने एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, एसिड्स के टाइप्स डिस्कस कर लिया और उनके एग्जांपल्स भी पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स दी बेसिस। सो बेसिस की भी एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज को रीड कर लेते हैं। सो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है दीज आर बिटर इन टेस्ट। तो फ्रेंड्स जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। दे आर सोर इन टेस्ट। जैसे कि एग्जांपल ले लो ऑरेंज का या फिर नींबू का, तो इनमें जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। देन बेसिस होते हैं कड़वे होते हैं टेस्ट में। सेकेंड पॉइंट है दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, यानी कि अगर आप एक रेड लिटमस पेपर को, जैसे कि डायग्राम में ये एक रेड लिटमस पेपर था, इसको अगर आप एक बेस में मतलब डिप करोगे, डुबाओगे, तो इसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा ब्लू में। द रेड लिटमस पेपर चेंजेस इनटू ब्लू लिटमस पेपर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि हमने डिस्कस किया था कि एक ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है जब हम उसे एसिड में डिप करते हैं, लेकिन अगर हम एक रेड लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे, यहाँ पर हमने रेड लिटमस पेपर को किस में किया था, बेस में किया था, लेकिन अगर हम रेड लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स देखो उसका जो कलर होगा वो अनचेंज रहेगा, यानी कि वो रेड लिटमस पेपर था वो रेड ही कलर रहेगा उसका। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप एक रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप करते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू में। अब फ्रेंड्स देखो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब हम एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डिप करते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम इस ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डिसॉल्व करेंगे तो उसका कलर क्या होगा फ्रेंड्स, अनचेंज रहेगा, वो ब्लू ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर ये भी डाउट होता है। देन फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट है बेसिस गिव OH माइनस आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो फ्रेंड्स जैसे कि हमने एसिड्स के केस में डिस्कस किया था कि जब हम एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयंस डिसोशिएट करते हैं, H+ आयंस देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप बेसिस को एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो तो वो OH माइनस आयंस देते हैं। ओके, OH माइनस आयन फ्रेंड्स नेगेटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। दो टाइप्स के आयन होते हैं, कैटायन एंड एनायन। सो नेगेटिव आयंस आर नोन एज एनायन। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर दी सब्सटेंस विच आर स्लिपरी एंड सोपी इन टच। तो देखो फ्रेंड्स हमने एग्जांपल देखा सोप का, साबुन का। तो साबुन आप जानते हो फ्रेंड्स स्लिपरी होता है, चिकना होता है, और वो सोपी होता है टच में। क्यों? क्योंकि उसमें बेस प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये फ्रेंड्स ये इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि नॉर्मली जो बेसिस होते हैं वो सोपी और स्लिपरी होते हैं टच में। देन अब फ्रेंड्स जैसे हमने एसिड्स के टाइप डिस्कस किए थे वैसे ही हम बेसिस के भी टाइप डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और वीक एसिड्स होते हैं, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं, वीक बेसिस भी होते हैं। तो देखो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे बेसिस जिन्हें जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो ज्यादा OH माइनस डिसोशिएट करते हैं, ज्यादा OH माइनस आयंस देते हैं। ओके, जैसे हमने देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं वो जो ज्यादा H+ आयंस देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये इनमें डिफरेंस है। अब वीक बेसिस क्या होते हैं, इनका अपोजिट, ऐसे मतलब ऐसे बेसिस जो ज्यादा OH माइनस रिलीज नहीं करते हैं, ज्यादा OH माइनस आयंस रिलीज नहीं करते हैं इन दी एक्वस सॉल्यूशन।
अब फ्रेंड्स हमने स्ट्रॉन्ग बेसिस वीक बेसिस डिस्कस कर लिया। इनके एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो अगर क्वेश्चन आएगा तो ये हम एग्जांपल्स लिख सकते हैं। अब वीक बेसिस का एग्जांपल है फ्रेंड्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब फ्रेंड्स देखो थर्ड टाइप है बेस का, ये भी एक टाइप है बेस का, दैट इज एल्कालीज। सो देखो फ्रेंड्स जो ज्यादातर जो बेसिस होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, यानी कि वो वाटर में घुलते नहीं है। लेकिन ऐसे बेसिस जो वाटर में घुल जाते हैं यानी कि वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ऐसे बेसिस को हम कहते हैं एल्कालीज। ओके, तो ये भी इसका एक टाइप है, हमने डिस्कस कर लिया। तो हमने बेसिस की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। बहुत इजी प्रॉपर्टीज हैं कि कड़वे होते हैं टेस्ट में, OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं। और क्या प्रॉपर्टी है कि जो ये जो सब्सटेंस होते हैं, जो बेसिस होते हैं, वो नॉर्मली स्लिपरी होते हैं, चिकने होते हैं और सोपी होते हैं टच में। ओके, एंड फ्रेंड्स वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नाउ लेट्स मूव ऑन, अब डिस्कस करते हैं अबाउट द इंडिकेटर्स। सो देखो हमने ये डिस्कस कर लिया कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि गिवन केमिकल सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो उसी को पता करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि एक केमिकल सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो उसी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस बाय द चेंज इन इट्स कलर एंड ओडोर। तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं शुरू में कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें इंडिकेट करें कि गिवन केमिकल सब्सटेंस वो एक एसिड है या फिर वो एक बेस है। कैसे बताते हैं, या तो वो अपने कलर में चेंज करते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है जब हम उसे एसिड में डालते हैं, और रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है जब हम उसे बेस में डालते हैं। तो कलर में चेंज हो सकता है या फिर ओडोर में चेंज आ सकता है, ओडोर यानी कि स्मेल में चेंज आ सकता है इंडिकेटर की। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुछ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे। पहला टाइप है नेचुरल इंडिकेटर्स। नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसे इंडिकेटर जो नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेन किए जाएं। इसकी डेफिनेशन है इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर हमने डिस्कस किया, ये किससे ऑब्टेन होता है, लिचन जो कि एक प्लांट है, नेचुरल सब्सटेंस है। रेड कैबेज, टर्मरिक यानी कि हल्दी, ऑनियन, वनीला, क्लोव एटसेट्रा, ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। सेकेंड टाइप है फ्रेंड्स ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। सब्सटेंसेस विच चेंज देयर ओडोर, यानी कि उनकी स्मेल में चेंज आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ऑनियन का। सो ऑनियन को जब आप एसिड में डालते हो, सो उसका जो स्मेल होती है ना, ऑनियन की, प्याज की जो स्मेल होती है वो वही रहती है। लेकिन जब आप उसे बेस में डालते हो तो उसकी स्मेल खत्म हो जाती है, वो मतलब उसमें से कोई स्मेल आती ही नहीं है। तो ये अपनी ओडोर में चेंज करके हमें ये इंडिकेट करते हैं कि गिवन केमिकल सब्सटेंस एसिड है या फिर वो एक बेस है। With acid and bases are called olfactory indicators. For example, onion, vanilla, clove, etc. थर्ड टाइप है फ्रेंड्स सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, जो मतलब फैक्ट्री में बनते हैं, इंडस्ट्री में बनते हैं, जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं। लेकिन सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वही होते हैं ऐसे इंडिकेटर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस दैट आर सिंथेसाइज्ड यानी कि जब मतलब किन्हीं दो चीज़ों को मिलाकर कोई एक चीज़ बनाई जाए, सो दैट इज सिंथेसाइज्ड। सो आर्टिफिशियल सब्सटेंस को मिलाकर इन सिंथेटिक इंडिकेटर्स को बनाया जाता है लेबोरेटरीज में। ओके, इनके एग्जाम्पल्स है मिथील ऑरेंज, फिनोप्थलीन एटसेट्रा। सो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। सो देखो हमने अब डिस्कस कर लिया एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, कैसे हम पता करते हैं कि एक गिवन केमिकल सब्सटेंस एसिड है या बेस है इंडिकेटर्स की हेल्प से। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे एसिड और बेसिस अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस के साथ, मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, कैसे एसिड एंड बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो अब हम ये रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट रिएक्शन है कि कैसे एसिड और बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। सो केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, क्या फॉर्म होता है, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो फ्रेंड्स, एसिड प्लस मेटल गिव साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, साल्ट फॉर्म होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, निकलती है। अब फ्रेंड्स इसका एग्जांपल है जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस
रिलीज होती है। सो जिंक क्या है फ्रेंड्स, जिंक है वो मेटल और H2SO4 क्या है, ये है एसिड। ये क्या दे रहा है फ्रेंड्स, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फाइड। ये क्या है फ्रेंड्स, ये है आपका साल्ट। H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब ये रिएक्शन हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे टॉपिक तो ये है कि बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। ये तो एग्जांपल था, एसिड कैसे रिएक्ट करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बेस होगा तो जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो सेम होंगे, यानी कि बेस प्लस मेटल गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों में सेम रहते हैं। अब देखो, लेट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट वेदर द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट और नॉट। तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और ये पता करेंगे कि क्या इस एक्सपेरिमेंट में, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में, इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई भी है या नहीं हुई है। ओके, सो लेट्स परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। और ये एनसीईआरटी में है। सो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसके एपर्टस को समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो ग्रे ग्रे ये है आपका स्टैंड। अब इस स्टैंड पर है ये टेस्ट ट्यूब और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है फ्रेंड्स, जिंक जो मेटल है। अभी हमने डिस्कस किया एक्सपेरिमेंट, हम किस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पर देखो, जिंक के जो मेटल है इसके टुकड़े हैं ग्रे ग्रे कलर के, और ये जो येलो येलो लिक्विड है ये है आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। अब देखो, हमें पता है कि ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे, यानी कि जब ये मेटल और ये एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये रिएक्ट करेंगे क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फाइड फॉर्म होगा ऑब्वियसली। लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है वो भी रिलीज हो गई। सो जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ से ऊपर गई और यहाँ पर हमने लगा दी डिलीवरी ट्यूब। सो इस ट्यूब से फिर ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी, पास होगी। सो ये हाइड्रोजन गैस आई। अब यहाँ पर हमने एक सोप सोल्यूशन रख दिया। सोप सोल्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स, ये बेसिक होता है नेचर में। अब देखो, जब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इस सोप सोल्यूशन में जाएगी और जब वापस बाहर एयर में आएगी तो वो जो बबल्स की फॉर्म में आएगी, किस फॉर्म में आएगी, बबल्स की फॉर्म में। और उन बबल्स में क्या होगा फ्रेंड्स, हाइड्रोजन की गैस होगी। ओके, क्योंकि ये हाइड्रोजन की गैस ही तो आ रही थी, तो यहाँ पर बबल्स में क्या होंगी, हाइड्रोजन की गैस होगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक कैंडल बंद कर रखी है। तो अब यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन के बबल्स हैं जिसमें हाइड्रोजन की गैस है और यहाँ पर हमने कैंडल बंद कर रखी है, तो जब ये हाइड्रोजन के बबल्स इस फ्लेम को टच करेंगे, कैंडल की फ्लेम को टच करेंगे, तो ये पॉप की साउंड से बर्स्ट करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। और फ्रेंड्स इससे हमें क्या पता चला कि जब एक मेटल एक एसिड या फिर एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक साल्ट तो फॉर्म होता ही होता है, लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है। इसका हमने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर लिया। आई होप आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे से क्लियर हो गया फ्रेंड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब डिस्कस करते हैं हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। सो एसिड्स के साथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन को हम पढ़ने वाले हैं, उसके एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं एंड देन वी विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट जैसे अभी हमने परफॉर्म करा। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन जो वर्ड इक्वेशन है उसे हम रीड कर लेते हैं। सो मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यानी कि जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म होता है, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये फॉर्म होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जैसे पिछले वाले में हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो देखो फ्रेंड्स, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। पहले एग्जांपल हम देखेंगे मेटल कार्बोनेट का विद एसिड। ओके, तो मेटल कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि है एसिड, और ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं क्या फॉर्म होता है, सोडियम क्लोराइड जो कि है साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये हमने मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल डिस्कस कर लिया। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्या फॉर्म होता है, देखो एग्जांपल है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि है सॉलिड फॉर्म में। ये ब्रैकेट में क्या लिखा है फ्रेंड्स कि वो सब्सटेंस किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि है एसिड एक्वस फॉर्म में, ये क्या देता है फ्रेंड्स रिएक्ट करने के बाद, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यानी कि दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं सेम। ओके, तो अब देखो फ्रेंड्स, ये तीसरा रिएक्शन किसके लिए है, ये दोनों तो हो गए एग्जाम्पल। हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं क्या फॉर्म होता है हमने डिस्कस कर लिया। अभी थर्ड रिएक्शन किसके लिए है फ्रेंड्स, ये थर्ड रिएक्शन इसलिए है कि अब हम टेस्ट करने वाले हैं, अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं कि इन दोनों रिएक्शन में
जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है ये क्या सच्ची में रिलीज हुई भी है या नहीं हुई है, तो उसके लिए अब हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ओके, तो यही रिएक्शन ये रिएक्शन क्या है फ्रेंड्स, ये रिएक्शन इसीलिए है कि हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या रिएक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। तो पहला सब्सटेंस है लाइम वाटर, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, लाइम वाटर। और ये किस कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट कलर होता है इसका। अब फ्रेंड्स जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई थी, रिलीज हुई थी, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे और फिर क्या फॉर्म होगा फ्रेंड्स, एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। और ये वाइट प्रेसिपिटेट हमें ये बताएगा कि हाँ इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। ओके, और ये क्या है फ्रेंड्स, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉलिड फॉर्म। और ये वाइट प्रेसिपिटेट है, यानी कि ये उस लिक्विड में, उस एक्वस सोल्यूशन में घुलता नहीं है, सॉल्यूबल नहीं है, तभी तो हम इसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। ओके, प्लस H2O, ओके, वाटर विच इज इन लिक्विड फॉर्म। तो फ्रेंड्स इस रिएक्शन को अब हम इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। सो ये एक्सपेरिमेंट फ्रेंड्स एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर का जो सोल्यूशन है उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे जो कि रिलीज हुई थी उस रिएक्शन में, उन दोनों रिएक्शंस में। ओके, तो देखो फ्रेंड्स एपर्टस को समझ लेते हैं। वही सेम एपर्टस है, ये है आपका स्टैंड, ये है टेस्ट ट्यूब और ये है डिलीवरी ट्यूब और ये है हमारी सेकेंड टेस्ट ट्यूब। तो देखो ये जो पहली टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या है, इसमें है सोडियम कार्बोनेट और फ्रेंड्स ये जो ब्लू लिक्विड है ये है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज होगी और इसमें से पास होगी। ये जो आपको यहाँ पे दो पाइप्स दिख रही हैं, इसमें से भी और इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होगी और फिर इस डिलीवरी ट्यूब से पास होते होते ये जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंचेगी। फिर क्या होगा फ्रेंड्स, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी कि लाइम वाटर। सो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगी, क्या फॉर्म होगा, एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ओके, H2O फॉर्म में रिलीज होगा। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है तो ये इंडिकेशन है कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है इन दिस रिएक्शन। किस रिएक्शन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट के रिएक्शन में। ओके, तो फ्रेंड्स ये था एक्सपेरिमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो अब बात करते हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, यानी कि एसिड और बेसिस को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वही अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स। देखो एसिड प्लस बेस गिव साल्ट प्लस वाटर, यानी कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट फॉर्म होता है, साथ साथ वाटर भी फॉर्म होता है, H2O भी फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन के बेसिस पर हम आगे और दो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। अब फ्रेंड्स इस रिएक्शन को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो जैसे इसका एग्जाम्पल है NaOH जो कि है एक्वस फॉर्म में। NaOH क्या है फ्रेंड्स, ये है एक बेस। एसिड क्या है, एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो बेस और एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या फॉर्म होगा, साल्ट प्लस वाटर। साल्ट क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड विच इज इन एक्वस फॉर्म यानी कि वाटर सोल्यूशन में है, और H2O विच इज इन लिक्विड फॉर्म। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विच गिव साल्ट एंड वाटर। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुआ, मतलब कि यहाँ पर NaOH था, ये NaCl बन गया, एक साल्ट बन गया, यहाँ पर HCl था, एक एसिड था, और वो कैसे H2O बन गया। तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर पहले ये क्या था, NaOH था, और हम ये जानते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक बेस की एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब भी वो वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो OH माइनस आयंस रिलीज करता है, डिसोशिएट करता है। तो OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयंस रिलीज करता है एक बेस। एसिड क्या रिलीज करता है जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस H+, हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है एक एसिड जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर NaOH क्या है, ये एक बेस है, तो जब हम NaOH को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो OH माइनस आयंस रिलीज होंगे। तो ये रहा आपका OH, और HCl जो कि है एक एसिड, एसिड क्या रिलीज करता है, H+ आयंस रिलीज करता है, तो ये रहा हाइड्रोजन।
अब फ्रेंड्स देखो यहाँ पर OH है और H है, तो बचा क्या है यहाँ पर Na बच गया सोडियम, और HCl में क्या बच गया, क्लोरीन बच गया। सो सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड है वो तो वाटर में आयंस बन गए, तो यहाँ पर ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब बात करते हैं हाइड्रो ऑक्साइड की और हाइड्रोजन की। तो देखो यहाँ पर जो OH है और जो H है, अब ये आपस में जब जुड़ेंगे, रिएक्ट करेंगे, क्या फॉर्म होगा, देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो H2O यानी कि वाटर, तो वाटर फॉर्म हो गया H2O। ओके, तो ये हमने इस रिएक्शन को आसानी से समझ भी लिया। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे डिस्प्लेसमेंट हुई है कि Na किसके साथ हो गया, Cl के साथ, सोडियम क्लोराइड बन गया, साल्ट बन गया, और जो OH था हाइड्रो ऑक्साइड, एन यहाँ पर था हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्ट करा और ये क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर, वाटर H2O। ओके, तो फ्रेंड्स हमने रिएक्शन को समझ लिया। अब यहाँ पर हम बात करने वाले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, कि एक एसिड और बेस के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो देखो फ्रेंड्स, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स देखो जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो दोनों आपस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि जो एसिड का जो इफेक्ट है वो बेस कम कर देता है और बेस का जो इफेक्ट है वो एसिड उसको कम कर देता है, तो आपस में एक दूसरे को काट देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी वजह से हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक एसिड और एक बेस के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमने इसको डिस्कस कर लिया, हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया कि ये रहा आपका बेस एंड दिस इज द एसिड, रिएक्ट करते हैं, फॉर्म करते हैं एक साल्ट एंड वाटर। नाउ लेट्स मूव ऑन, अब डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो हमने अभी रिएक्शन डिस्कस करा एसिड और बेस का, इस रिएक्शन के बेसिस पर हम अभी आगे और 2 केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट है यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। सो कैसे एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म होता है। सो देखो फ्रेंड्स, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स साल्ट प्लस वाटर। फ्रेंड्स ये तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो तब भी साल्ट और वाटर बनता है, और यहाँ पर मेटल ऑक्साइड और एसिड जब रिएक्ट कर रहे हैं तब भी साल्ट एंड वाटर बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक है नेचर में, क्योंकि तभी तो बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तब साल्ट और वाटर बनता है। ये अभी हमने डिस्कस किया। देखो एसिड प्लस बेस गिव साल्ट प्लस वाटर, और यहाँ पर एसिड तो है और जो प्रोडक्ट है वो भी सेम है, इसका मतलब मेटल ऑक्साइड क्या है, ये एक बेस है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हो गया बेस, दिस इज बेस प्लस एसिड एंड दिस गिव्स साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। ओके, तो यही सेम रिएक्शन है जो अभी हमने पढ़ा, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये जो रिएक्शन है उसी पर दोनों अभी 2 रिएक्शन हम पढ़ेंगे, एक तो ये है और एक और रिएक्शन है जो इस रिएक्शन पर बेस्ड है कि बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रेंड्स। अब इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स 2HCl। HCl क्या है, एक एसिड है, तो आपको पता होना चाहिए पहले कि ये केमिकल कंपाउंड एसिड है या बेस है। तो ये एक एसिड है प्लस CuO। CuO क्या है, ये है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या है, एक मेटल है और मेटल का ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन हो रहा है, क्या फॉर्म होगा, कॉपर क्लोराइड, जो कि है एक साल्ट, और साथ में फ्रेंड्स वाटर भी बन रहा है, वाटर भी बन रहा है। सो H2O भी फॉर्म हो रहा है। सो HCl प्लस CuO गिव्स CuCl2 प्लस H2O। ये है पूरा रिएक्शन, हमने डिस्कस कर लिया इसका। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको वापस बता दूं कि ये जो मेटल ऑक्साइड है और ये है एसिड, ये क्या बना रहे हैं, साल्ट और वाटर बना रहे हैं। इसका मतलब जो मेटल ऑक्साइड है CuO, दिस इज बेसिक इन नेचर। CuO इज बेसिक इन नेचर। CuO क्या है, ये एक बेस है, क्योंकि तभी तो ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, साल्ट और वाटर बना रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस कर ही लिया है, एक और बार हमने डिस्कस कर लिया। सिंस मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड। तो मेटल ऑक्साइड और जो एसिड का रिएक्शन है वो एसिड और बेस वाली रिएक्शन की तरह सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है दे आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है ना, ये एक बेसिक ऑक्साइड है, ये बेस है एक टाइप से। ओके, तभी तो बेस और एसिड रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, साल्ट और वाटर बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही बात यहाँ पर लिखी है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमने ये रिएक्शन भी डिस्कस कर लिया। रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, तो अभी हमने डिस्कस किया कि मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन। अब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस का कैसे रिएक्शन होता है वो हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये जो रिएक्शन है ये भी सेम ही है।
जो अभी हमने एसिड बेस का रिएक्शन पढ़ा था, सेम उसी की तरह है। देखो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस, दिस गिव्स साल्ट प्लस वाटर। तो इनका भी जो प्रोडक्ट है वो सेम है, साल्ट प्लस वाटर ही है। इसका मतलब बेस है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये एक एसिड हो गया। वेरी सिंपल, एसिड प्लस बेस गिव साल्ट प्लस वाटर। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, ये एसिडिक है नेचर में। जो मेटेलिक ऑक्साइड थी वो बेसिक थी नेचर में। ओके, तो देखो यहाँ पर वही लिखा है फ्रेंड्स, द रिएक्शन बिटवीन अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड अ बेस इज सिमिलर। वो सिमिलर है, किस रिएक्शन के सिमिलर है, बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड। वी कैन कंक्लूड दैट दिस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दे आर एसिडिक इन नेचर। क्योंकि ये एसिडिक है, ये बेस है, तो क्या फॉर्म होगा, साल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स मेरी एक रिकमेंडेशन है कि हमने जितने भी अभी तक केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं, कंप्लीट हो गए हैं, तो आप उन सभी केमिकल रिएक्शन को एक पेज पर लिखो, क्योंकि उससे आप इजीली याद रख सकते हो कि हर एक केमिकल रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है, क्यों फॉर्म हो रहा है। ओके, सो ये मेरी रिकमेंडेशन है। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सो क्वेश्चन है कि क्या एसिड और बेसिस में कोई थिंग कॉमन है। हमने ये डिस्कस कर लिया है कि एसिड और बेसिस में बहुत से डिफरेंसेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। और जो एसिड्स होते हैं जब हम उन्हें वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, वो H+ आयंस रिलीज करते हैं, जबकि जो बेसिस होते हैं वो OH- हाइड्रो ऑक्साइड के नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं। और भी बहुत से डिफरेंसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि एसिड और बेसिस में क्या कोई चीज कॉमन भी है, तो वही डिस्कस करते हैं। बोथ एसिड्स एंड बेसिस दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इसका आंसर आ गया है, विच मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनके गुड कंडक्टर्स होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। सो दोनों एसिड एंड बेसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कैसे पता करेंगे, क्योंकि एसिड एंड बेसिस दे बोथ प्रोड्यूसेस आयंस इन वाटर। अब आयंस डिफरेंट है, एक हाइड्रोक्साइड की नेगेटिव आयंस रिलीज कर रहा है और एक हाइड्रोजन के आयंस रिलीज कर रहा है जो एसिड है। लेकिन फ्रेंड्स दोनों आयन तो रिलीज कर रहे हैं ना वाटर में, इसका मतलब ये चीज है दोनों में कॉमन है। सो दैट्स व्हाई दे बोथ रिलीज आयंस इन वाटर सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्विक क्विज है। क्या क्वेश्चन है, दैट व्हिच आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय एसिड एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली इन वाटर सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट में जरूर लिखना। तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम किसी भी एसिड को या फिर किसी भी बेस को पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो क्या होता है। यार ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, कब से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब हम एसिड को पानी में डालते हैं तो वो H+ आयंस देता है, और जब हम बेस को वाटर में डालते हैं तो वो OH- यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड के नेगेटिव आयंस रिलीज करता है बेस। तो यही यहाँ पर हमें फ्रेंड्स डिस्कस करना है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हाइड्रोजन आयंस इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी कि HCl क्या है फ्रेंड्स, ये एक एसिड ही तो है, तो इस एसिड को जब आप पानी में डालते हो तो ये हाइड्रोजन के आयंस रिलीज करता है, हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है। सो द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो ऑब्वियसली जो HCl में जो हाइड्रोजन के आयंस हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ही तो रिलीज हुए हैं, अगर पानी होगा ही नहीं तो जो HCl के जो हाइड्रोजन के जो आयंस है वो HCl में ही रहेंगे, वो रिलीज नहीं होंगे। तो फिर जब वो उसमें रिलीज हुए वाटर में, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस यहाँ पर जरूरी है, इफ द वाटर इज प्रेजेंट देन ओनली द H+ आयंस विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द एसिड। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है, HCl + H2O गिव्स H3O + Cl-। अब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमने तो डिस्कस किया था कि जब हम एसिड को, एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका एग्जांपल दिया यहाँ पर, तो एसिड प्लस वाटर H2O, तो वो तो H+ आयंस देता है। यहाँ पर H3O+ क्यों लिखा है फ्रेंड्स, ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है एसिड, वो वाटर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, उनको किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा, किसी के साथ कंबाइन होना पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं पानी में। तो क्या होता है कि फ्रेंड्स जो हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस HCl ने रिलीज करे पानी में, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाते हैं। कौन सा वाटर का मॉलिक्यूल, ये H2O। तो H+ और H2O के साथ कंबाइन होने पर क्या मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, H3O+।
तो इस आयन को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इस आयन का नाम है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं, ऐसे आयन जब कब फॉर्म होते हैं, जब हाइड्रोजन के आयंस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं वाटर में, प्लस Cl- तो क्लोरीन के नेगेटिव आयंस है ये। तो देखो यहाँ पर यही लिखा है कि जब हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल, थस द हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+Aq। तो अगर आप हाइड्रोनियम आयंस ऐसे शो नहीं कर रहे हो H3O+, तो आपको हमेशा H+ के साथ क्या लिखना होगा ब्रैकेट में, एक्वस Aq, क्योंकि आपने जो एसिड है उसे पानी में डाला है, तो जो हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस हैं वो वाटर में रिलीज हुए हैं। तो अगर आपने एक्वस नहीं लिखा तो जो भी केमिकल इक्वेशन है वो गलत हो जाएगी। या तो फिर आप क्या लिख सकते हो, हाइड्रोनियम आयंस, क्योंकि ये पानी में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो H3O+ ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर यही रिवाइज करा कि हम तो ये जानते तो थे कि एसिड को जब हम पानी में डालते हैं कि H+ आयंस रिलीज होते हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो H+ आयंस हम ऐसे डायरेक्ट लिखते क्यों नहीं है, क्योंकि H3O+ यहाँ पर क्यों लिखा है, यहाँ पर H+ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो H+ आयंस है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाते हैं और हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म करते हैं, और ये जो हाइड्रोनियम आयंस होते हैं ये पानी में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यही था फ्रेंड्स हमारा टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक था। और बेस का तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो बेस होता है वो हाइड्रोक्साइड के आयंस रिलीज करता है वाटर में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस, यानी कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी एसिड या फिर कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको उसकी स्ट्रॉन्गनेस को हम कैसे मेजर करते हैं। देखो फ्रेंड्स, कोई भी एसिड है वो नेचर में कितना एसिडिक है, या फिर कोई भी बेस है तो वो नेचर में कितना बेसिक है, उसको हम pH स्केल, उसका नाम क्या है इंस्ट्रूमेंट का, pH स्केल, इसकी हेल्प से हम किसी भी एसिड या फिर किसी भी बेस के स्ट्रॉन्गनेस को मेजर करते हैं। उसी के बारे में अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल हैज बीन डेवलप्ड, यानी कि हम जानते हैं कि एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जब हम उसे मिक्स करते हैं, उसे घोलते हैं पानी में, तो वो H+ यानी कि हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मान लो मेरे पास दो एसिड है, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जिसे जब हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ज्यादा क्वांटिटी में H+ आयंस रिलीज करता है, और जो वीक एसिड होता है वो कम H+ आयंस रिलीज करता है। तो देखो, अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ज्यादा H+ आयंस रिलीज कर रहा है, इसका मतलब उसके H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जो वीक एसिड है उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन कम है। ओके, अब यहाँ पे कॉल्ड pH स्केल। सो इस H+ आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक pH स्केल डेवलप करा गया है। और फ्रेंड्स इस pH स्केल में P का मतलब होता है पोटेंस, इसका पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है पावर। ओके, on the pH scale we can measure pH generally from 0 very acidic to 14 very alkaline। इसका मतलब कि अगर किसी भी सोल्यूशन की pH स्केल पर वैल्यू 0 आती है तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, इसका मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसका मतलब कि उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एंड सेम गोज फॉर द बेस। अगर मान लो किसी सोल्यूशन का pH स्केल पर वैल्यू 14 आती है, तो देखो pH स्केल का डायग्राम आगे की स्लाइड में है। pH स्केल में देखो क्या होता है, जैसे मैथ में नंबर लाइन होती है ना, 0 बीच में होता है, इस साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो वैसे ही pH स्केल के सेंटर में 7 होता है। यहाँ से 0 से 7, ये 7 सेंटर में है, और फिर 7 से 14 तक नंबर्स होते हैं। सो 14 अगर किसी सोल्यूशन की pH स्केल पर वैल्यू आती है तो वो नेचर में बहुत ज़्यादा एल्कालीन है, यानी कि वो नेचर में बहुत ज़्यादा बेसिक है। क्योंकि एल्कालाइंस क्या होते हैं, ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हो। तो यहाँ पर अगर एल्कालाइंस लिखा है इसका मतलब वो क्या है, बेसिक है नेचर में। ओके, सो pH शुड बी थॉट और सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि कोई सोल्यूशन है वो नेचर में कितना एसिडिक है या वो नेचर में कितना बेसिक है। अगर कोई सोल्यूशन है उसकी pH स्केल पर वैल्यू 2 आती है तो वो क्या है, एसिडिक है नेचर में। अगर उसकी वैल्यू 5 आती है तब भी वो एसिडिक है, अगर उसकी वैल्यू 6 आती है तब भी वो एसिडिक है। लेकिन अगर pH स्केल पर वैल्यू 7 आती है तो वो जो सोल्यूशन है ना वो न्यूट्रल है, यानी कि उसके एग्जाम्पल हैं जैसे न्यूट्रल सोल्यूशंस के वाटर या फिर खून, ब्लड, दे आर न्यूट्रल सोल्यूशन। उनकी pH स्केल पर वैल्यू क्या है, 7 है। अब 7 से आगे बढ़ते हैं। सो 7 से 14 तक जितने भी सोल्यूशन की अगर वैल्यू आती है 7 से 14 के बीच में, सो ऐसे सोल्यूशंस बेसिक होते हैं नेचर में। और अगर सोल्यूशन की वैल्यू 14 आती है तो वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, और 0 आती है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, और 7 जो कि बीच में है वो है न्यूट्रल सोल्यूशन।
ओके सो अब देखो, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। सो हाइड्रोनियम आयंस क्या होते हैं, जब मतलब एसिड को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो H+ आयंस रिलीज करता है। सो वो जो H+ आयन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो उनके साथ कंबाइन हो जाता है और हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म होते हैं। सो देखो, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो जीरो होता है, जीरो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका मतलब उसमें हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक है नेचर में। सो यही बात यहाँ पर लिखी है। ओके सो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि 7 अगर किसी सोल्यूशन की पीएच स्केल पर वैल्यू आती है तो वो क्या होता है, वो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। वो ना तो एसिडिक होता है नेचर में और ना ही वो बेसिक होता है। एग्जाम्पल है ऐसे सोल्यूशन के वाटर एंड ब्लड। ओके, वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सोल्यूशन। यानी कि पीएच स्केल उसके सेंटर में 7 है तो इस साइड यहाँ पर 0 से 7 के बीच में अगर किसी सोल्यूशन की वैल्यू आती है तो वो एसिडिक है नेचर में। 0 सबसे एसिडिक, फिर 1 उससे कम एसिडिक, फिर 2 उससे कम, और 6 क्या है, सबसे वीक एसिड है, और 7 तो फिर न्यूट्रल है। फिर यहाँ पे 8 पे बढ़ते हैं तो सबसे वीक बेस, फिर 9 थोड़ा उससे स्ट्रॉन्ग बेस, और 14 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ओके सो यहाँ पे देखो, वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सोल्यूशन एज द पीएच वैल्यूज इंक्रीजेस। तो देखो 0 से जैसे 7 पे गए तो न्यूट्रल हुआ, फिर 7 से और ज्यादा वैल्यू बढ़ती है तो वो और ज्यादा बेसिक होता जाता है सोल्यूशन नेचर में। On the pH scale represent an acidic solution as the pH value increase from 7 to 14। यानी कि न्यूट्रल से जब बेसिक की तरफ सोल्यूशन की जब वैल्यू आती है तो वो बेसिक होता है नेचर में। इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जब हम बेस को वाटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो OH माइनस आयंस देता है। इसका मतलब अगर कोई बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो जो बेस जितना स्ट्रॉन्ग है वो उतने ही OH माइनस आयंस रिलीज करता है वाटर में। ओके so it represent an increase on OH minus ion concentration in the solution that is increased in the strength of alkali यानी कि base। okay, the strength of acid and base depend on the number of H+ ion and the number of OH minus ions। so जितने ज्यादा H+ ions रिलीज होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उसकी पीएच स्केल पर वैल्यू उतनी ही ज्यादा कम होगी। ओके सबसे ज्यादा कम क्या है, 0 है, so it is the strongest acid। Then respectively, so acids that give rise to more H+ ions are said to be strong acid and acid that give less H+ ions are said to be weak acid। so weak acid क्या होगा, जैसे कि सबसे weak acid क्या होगा, जिसकी pH स्केल पर वैल्यू 6 है, क्योंकि वो 7 के बहुत करीब है, और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। so 6 सबसे पहला यहाँ पर सबसे weak acid होगा, और जैसे जो मतलब नंबर है वो छोटा होता जाएगा, 7 6 5 4 3 2 1, उतना ही एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा, उतना ही ज्यादा H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। एंड सेम गोज फॉर दी बेसिक सॉल्यूशंस। ओके तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि कोई भी एसिड या फिर कोई भी बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग होता है, उसे हम कैसे मेजर करते हैं। अब देखो, अब हम पीएच स्केल के डायग्राम को डिस्कस करते हैं ताकि हमें इजीली बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ आ जाए कि हम पीएच स्केल पर कैसे किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक कहते हैं या फिर किसी भी सॉल्यूशन को बेसिक कहते हैं या फिर न्यूट्रल कहते हैं। सो देखो हमने डिस्कस किया कि अगर किसी सोल्यूशन की वैल्यू 7 आती है सो दैट इज न्यूट्रल। जैसे कि एग्जांपल है प्योर वाटर, ब्लड एटसेट्रा। ओके सो 7 क्या है, न्यूट्रल है। अब 7 से आप जैसे जैसे 0 की तरफ आते हो सो वो जो सोल्यूशन है वो ज्यादा एसिडिक होता जाता है, उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाता है, और अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है यानी कि H+ आयन का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होता है। अब बेस की बात करते हैं। सो देखो 7 है, फिर आप 8 पे जाओगे तो उसका बेसिक नेचर इंक्रीज होगा टिल 14। 14 क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि उसमें OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, और जिस सोल्यूशन की वैल्यू 8 है, 8 क्या होगा फ्रेंड्स, 8 होगा सबसे वीक बेस, और जो 6 होगा वो होगा सबसे वीक एसिड, और 7 जो कि बीच में है वो है न्यूट्रल। तो देखो 7 के जितने पास होगा पीएच वैल्यू उतना ही वीक बेस होगा, उतना ही वीक एसिड होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। ओके अब फ्रेंड्स देखो एग्जांपल दिए, जैसे एसिड का एग्जांपल दिया लेमन जूस। सो लेमन जूस की पीएच स्केल पर वैल्यू है 2, यानी कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि देखो 0 के बिल्कुल पास है, 2 1 एंड 0, 0 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एक और एग्जांपल दिया है गैस्ट्रिक जूस। सो गैस्ट्रिक जूस फ्रेंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है और उसकी पीएच स्केल पर वैल्यू है 1, यानी कि मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड
अब बात करते हैं यहाँ पर। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है फ्रेंड्स, ये एक बेस है और इसकी pH स्केल पर वैल्यू है 10। और अब फ्रेंड्स एक और एग्जांपल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि इसकी pH स्केल पर वैल्यू 14 है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि सबसे ज्यादा OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इन वाटर इन एक्वा सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया ये डायग्राम। अब एक और डायग्राम ऊपर दिया है, सो इसका क्या मतलब है, देखो सेंटर में 7, ये जो लाइन आपको दिख रही है दिस इज न्यूट्रल। अब जैसे जैसे बेस की तरफ जाओगे तो जो H+ आयन का कंसंट्रेशन है वो कम होगा और OH माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा क्योंकि आप बेस की तरफ जा रहे हो। सो बेस यहाँ पर क्या है 14 है, यहाँ पे क्या लिखा है 14 और यहाँ पे लिखा है 0। सो जैसे जैसे आप 0 की तरफ आओगे तो H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है और 0 में सबसे ज्यादा H+ आयन का कंसंट्रेशन आप देख सकते हो। और यहाँ पर 14 की बात करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा OH माइनस क्या है यहाँ पर व्हाइट कलर में। सो व्हाइट कलर में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है किस सोल्यूशन का, जिसकी pH स्केल पर वैल्यू 14 है। ओके, तो जैसे जैसे एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे H+ आयन का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है सोल्यूशन में। ओके, सो देखो फ्रेंड्स, आई होप आपको दोनों डायग्राम्स अच्छे से समझ आ गए हैं। सो हमने pH स्केल का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ लिया है, pH स्केल क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम pH स्केल के बारे में थोड़ा और इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारी एवरीडे लाइफ में pH की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसी को अब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की कुछ स्लाइड्स में। सो देखो पहला यहाँ पर टॉपिक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव, यानी कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं क्या वो pH सेंसिटिव होते हैं। फ्रेंड्स देखो हमारी जो बॉडी होती है ना उसमें pH का एक स्पेसिफिक लेवल होता है, एक फिक्स्ड लेवल होता है और जब उस लेवल में चेंज आता है तो क्या उससे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग पर इफेक्ट पड़ता है, तो उसी का हमें आंसर करना है। फ्रेंड्स देखो आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8, यानी कि जो हमारी बॉडी है उसका pH लेवल क्या है, pH रेंज क्या है 7.0 से 7.8। तो ये बेसिक नेचर में आते हैं। हम जानते हैं 7 से 0 क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर का। अगर किसी भी सोल्यूशन का जो pH स्केल पर अगर मतलब वैल्यू 7 से लेके 0 के बीच में आती है सो दैट इज एसिडिक इन नेचर, और अगर 7 से 14 के बीच में आती है सो दैट इज बेसिक इन नेचर। सो यहाँ पर क्या है, बेसिक है नेचर में। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज, यानी कि जो यहाँ पर लेवल है ना 7.0 से 7.8, इसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो हमारी बॉडी उसको मतलब सह लेती है या हमारी बॉडी की फंक्शनिंग पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसमें ज्यादा चेंज आता है सो दैट अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। Then when pH of rain water is less than 5.6 it is called acid rain। तो देखो यहाँ पर ना एक एग्जांपल दिया है एसिड रेन का, कि जब एसिड रेन होती है, एसिड रेन हम कब कहते हैं, किसी भी रेन को, बारिश को हम एसिड रेन कब कहते हैं, जब उसमें एसिड का लेवल क्या हो, pH स्केल पर उसकी वैल्यू 5.6 से कम हो तो उसे हम कहते हैं एसिड रेन। हम जानते हैं कि 5.6 से जैसे जैसे आप मतलब 0 के पास जाते हो तो एसिड लेवल, एसिडिटी का लेवल बढ़ता जाता है। सो इसीलिए यहाँ पर 5.6 से अगर कम वैल्यू आती है उस रेन के वाटर की तो उसको हम कहते हैं एसिड रेन। देन it is called acid rain when acid rain flows into the river, it lowers the pH of the river water, the survival of aquatic life in such rivers become difficult। तो होता क्या है कि जब में एसिड रेन होती है तो जब ये बारिश का पानी जब इन वाटर बॉडीज में जाता है जैसे लेक्स में या फिर रिवर्स में, तो इससे जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ जैसे कि आप जानते हो फिशेस हो सकती हैं या और भी बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर एनिमल्स हैं, तो उनकी लाइफ, उनकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन, क्योंकि इसमें एसिड होता है ऑब्वियसली, सो बॉडी की फंक्शनिंग पर इसका इफेक्ट पड़ता है। सो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर क्वेश्चन था कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं क्या वो pH सेंसिटिव होते हैं, सो ऑब्वियसली इसका आंसर है यस, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो pH सेंसिटिव होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स देखो ये हमारा टॉपिक था, ये इसका एक सब टॉपिक है। अब एक और सब टॉपिक है। सो देखो pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो फ्रेंड्स एक बार इसको रीड कर लेते हैं। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। सो फ्रेंड्स देखो हमारे स्टमक में भी एक एसिड प्रेजेंट है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। लेकिन फ्रेंड्स आप जानते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन फिर ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट भी
है तो हमारी बॉडी को कोई हार्म क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रेंड्स हमारी स्टमक के चारों तरफ एक म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। ये हम लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि हमारे स्टमक के अराउंड ना एक म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है जो हमें HCl से प्रोटेक्ट करती है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे प्रोटेक्ट करती है। इस वजह से अब फ्रेंड्स इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत क्यों है? फ्रेंड्स ये जो एसिड है ना ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। सो देखो, ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। सो हमें पता चल गया कि हमारे स्टमक में HCl एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स देखो, कई बार क्या होता है कि हम ना मतलब फास्ट फूड खा लेते हैं या कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो फ्रेंड्स उस इनडाइजेशन की सिचुएशन में हमारी बॉडी ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है ताकि वो जो खाना है ना वो डाइजेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे यही लिखा है दैट द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। तो हमारी बॉडी HCl एसिड ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती है उस खाने को पचाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स वो जो ज्यादा एसिड होता है ना वो हमें बहुत पेन कॉज करता है, हमें बहुत इरिटेशन फील होती है। सो जो अनकंफर्टेबिलिटी हमें फील हो रही है इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दवाई लेते हैं। और फ्रेंड्स इस जो एसिड के इफेक्ट को कम करने वाली दवाई को हम कहते हैं एंटासिड। सो देखो नाम से क्लियर हो रहा है, एंटी एसिड एक टाइप से आप समझ सकते हो। सो एंटासिड है टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस दर्द से रेड पाने के लिए यानी कि रिलीफ पाने के लिए पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। और फ्रेंड्स इन दवाइयों में क्या होता है, बेसिस होता है और बेस क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसी वजह से एसिड की वजह से पेन हो रहा है तो आपने कोई बेस ले लिया तो उससे क्या हुआ, उस एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया, कम हो गया। तो इसीलिए एंटासिड्स इन दवाइयों में क्या होता है, बेस होता है। देन दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। सो एंटासिड जो कि एक दवाई है इसका एक एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एक बेस है जो उस एसिड के इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है। ओके, सो ये एक कॉमन एंटासिड है जो लोग यूज करते हैं जब बॉडी ज्यादा क्वांटिटी में HCl एसिड प्रोड्यूस कर देती है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमने ये डिस्कस कर लिया pH चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। सो नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा कि जब pH चेंज होता है, जब हमारे माउथ में pH लेवल चेंज होता है तो उससे टूथ डीके होता है। टूथ डीके यानी कि हमारा जब दांत खराब हो जाता है, दांत सड़ जाता है, सो दैट इज नोन एज टूथ डीके। सो pH लेवल में चेंज आना, दिस इज अ रीजन फॉर टूथ डीके। तो हम इसमें इसी टॉपिक में इसके बारे में एक बार डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी कि जब हमारे माउथ का, हमारे मुंह का pH लेवल 5.5 से कम हो जाता है तो वहां हमारे दांत डीके होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं जब हमारे माउथ का pH लेवल 5.5 से नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे 5.5 से नीचे होना यानी कि एसिड का लेवल इंक्रीज होना। देन tooth enamel made up of calcium phosphate is the hardest substance in the body. It doesn't dissolve in water but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5. तो देखो फ्रेंड्स, हमारा जो यहाँ पर टूथ है, जो दांत है, वो टूथ इनेमल एक लेयर होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। और ये टूथ इनेमल में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। लेकिन फ्रेंड्स जब हमारे मुंह का pH लेवल 5.5 से नीचे आ जाता है तो उसमें हमारी ये जो कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर होती है ना, ये कोरोड होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा टूथ क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, हमारा दांत सड़ जाता है। Then bacteria present in the mouth produce acid by degradation of sugar and food particle remaining in the mouth after eating. यानी कि खाने के बाद जो कुछ फूड के पार्टिकल्स हमारे मुंह में रह जाते हैं तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन फूड के पार्टिकल्स में से एसिड रिलीज करते हैं और ये एसिड हमारे दांत के हम ऑब्वियसली अगर एसिड रिलीज होंगे तो हमारे जो माउथ का pH लेवल है वो कम होगा, 5.5 से नीचे जाएगा तो हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाएंगे, हमारे दांत खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे, they will start decaying. Okay, the best way to prevent this is to clean the mouth after eating food using toothpaste which are generally basic for cleaning the teeth can be neutralize the excess acid to prevent the tooth decay. So friends, अब हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, टूथ डीके को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? So देखो, उसके लिए हमें ऐसी टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए, ऐसी टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए जो नेचर में बेसिक हो, क्योंकि हम जानते हैं जो बेस है वही तो उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। तो अगर जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है, मतलब
खाना खाने के बाद जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया उन फूड पार्टिकल्स में से एसिड रिलीज करते हैं, और उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ऐसे टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए जिसमें बेस प्रेजेंट हो, ताकि वो जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और टू क्लीन दी माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, ऑब्वियसली जब भी आप खाना खाते हो उसके बाद आपको अपने माउथ को क्लीन करना चाहिए, आपको उसे वॉश करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो भी एक्सेस जो एसिड है, जो फूड पार्टिकल्स हैं, वो वॉश हो जाए और आपका माउथ क्लीन हो जाए। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे पीएच चेंज इज द कॉज ऑफ टूथ डीके। सो टूथ डीके का कॉज क्या है? पीएच लेवल में चेंज आने से जो टूथ है वो डीके हो जाता है, जो दांत है वो खराब हो जाता है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। अब इसका मतलब क्या है? सो देखो, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। सो आपने देखा होगा जब मधुमक्खी काट लेती है तो वो एक स्टिंग छोड़ देती है। एक मतलब स्टिंग क्या होता है? एक टाइप से कांटा आप छोड़ देती है जहाँ पर वो काटती है, और वो स्टिंग क्या करता है? वो एक एसिड रिलीज करता है, और वो एसिड ना बहुत ज़्यादा पेन कॉज करता है, बहुत दर्द होता है, आपको पता होगा। सो यूज ऑफ अ माइल्ड बेस। अब इस दर्द को हम कैसे कम करें? तो ऑब्वियसली एसिड है तो उसके दर्द को कम करने के लिए हम बेस का यूज करेंगे। सो एक माइल्ड बेस है जिसका नाम है बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। तो जहाँ पे काटा है उस एरिया पर एक बेस लगाने से, लाइक बेकिंग सोडा, उससे जो दर्द है वो कम हो जाएगा। देन स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथाइनिक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। सो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे नेटल लीव्स का भी एग्जांपल दिया गया है। नेटल लीव्स क्या होती हैं? ये ऐसी लीव्स होती हैं, उनके साइड में ऐसे कांटे से होते हैं, और जब वो कांटे चुभ जाते हैं ना तो वो कांटा फिर एक एसिड रिलीज करता है, उसका नाम है मिथाइनिक एसिड। और ये मिथाइनिक एसिड ना एक बर्निंग पेन कॉज करता है, मतलब दर्द होता है इसमें भी ऑब्वियसली, जैसे बी स्टिंग में होता है जब मधुमक्खी काट लेती है। तो ये जो एसिड रिलीज होता है, इस एसिड के रिलीज को ये जो दर्द होता है इससे, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? यूजिंग द बेस। यही यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड। तो देखो, हमने जो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच है ना इन एवरीडे लाइफ, उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। इसमें क्या है कि नेचुरल सोर्स है, एसिड क्या है, फिर नेचुरल सोर्स क्या है, उसमें से क्या एसिड रिलीज होता है। सो देखो, नेचुरल सोर्स पहला है विनेगर। सो विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। सो 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑरेंज में कौन सा होता है। सो देखो, इन्हें ना याद रखना भी बहुत ईजी है, क्योंकि देखो ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, लेमन में भी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, सो खट्टे होते हैं टेस्ट में, सो दैट इज सिट्रिक एसिड। देन टामारिंड मींस, टामारिंड यानी कि इमली, इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है। टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। सोर मिल्क यानी कि दही में, कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। देन लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। एंड स्टिंग यानी कि जब वो चींटी काट लेती है, सो वो उसमें भी एक एसिड रिलीज होता है, और वो सेम एसिड है जो नेटल लीव्स, जो अभी डिस्कस किया ना नेटल लीव्स, उसमें कौन सा एसिड रिलीज होता है? मिथाइनिक एसिड। सो एंड स्टिंग में भी मिथाइनिक एसिड रिलीज होता है, और नेटल स्टिंग में भी मिथाइनिक एसिड ही रिलीज होता है, और जब ये एसिड हमारी बॉडी में जाता है तो बहुत दर्द होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस कर लिया कि दीज आर सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो अब बात करेंगे साल्ट्स के बारे में। सो हमने एसिड्स एंड बेसिस का जो पूरा टॉपिक था हमारे चैप्टर में सब डिस्कस कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब हम बात करने वाले हैं साल्ट्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो पीएच ऑफ साल्ट, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि साल्ट्स का पीएच लेवल क्या होता है। सो देखो फ्रेंड्स, साल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। यानी कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होता है, तो जब एक साल्ट फॉर्म होता है तो वो साल्ट क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है। उसका पीएच स्केल पर वैल्यू क्या होती है? 7 होती है, क्योंकि पीएच स्केल पर वैल्यू 7 का मतलब क्या है? दैट सोल्यूशन इज न्यूट्रल। और फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे यही लिखा है दैट साल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब रिएक्शन होता है तो जो साल्ट बनता है ना वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उसकी पीएच स्केल पर वैल्यू 7 होती है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार इसको लिख लेते हैं, क्योंकि आगे 2 और रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं SA से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और स्ट्रॉन्ग बेस को SB से। ओके, तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको रेड से लिख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स न्यूट्रल। सो यहाँ पे न्यूट्रल साल्ट है। ओके, दिस इज न्यूट्रल साल्ट।
अब फ्रेंड्स बात करेंगे कि आगे पढ़ते हैं। सो ऑन दी अदर हैंड साल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस आर एसिडिक विद पीएच वैल्यू लेस देन 7। यानी कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस का रिएक्शन होता है तो तब जो साल्ट बनता है ना वो एसिडिक होता है नेचर में। ऑब्वियसली जो मतलब एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, वो ताकतवर है, और जो बेस है वो वीक है, वो कमजोर है। तो यहाँ पर जो साल्ट बनेगा कुल मिला के वो एसिडिक होगा, क्योंकि जो एसिड था वो स्ट्रॉन्ग था। तो इसको भी लिख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस क्या है, वीक है, तो WB वीक बेस, दिस गिव्स द एसिडिक साल्ट। जो साल्ट होता है वो नेचर में क्या होता है, एसिडिक होता है, और एसिडिक है नेचर में। इसका मतलब ये है कि उसकी पीएच स्केल पर वैल्यू 7 से कम होती है, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। ओके, सो दिस इज एसिडिक, दिस इज न्यूट्रल। ओके, अब फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं इसको। विद पीएच स्केल लेस देन 7 एंड दोज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर विद पीएच वैल्यू मोर देन 7। यानी कि जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है और जो एसिड है वो वीक है। तो यहाँ पर ताकतवर कौन है, बेस है, और जो एसिड क्या है, वीक है। इसका मतलब जो कुल मिला के जो साल्ट बनने वाला है वो बेसिक होगा नेचर में। उसकी पीएच स्केल पर वैल्यू क्या होगी, 7 और 14 के बीच में होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं। एसिड क्या है, वीक है, so weak acid plus strong base, this gives the salt which is basic in nature. So I hope आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर हमने पूरा पढ़ लिया बेसिक इन नेचर विद पीएच वैल्यू मोर देन 7। 7 से ज्यादा होगी, 14 से कम हो सकती है, 14 से ज्यादा भी हो सकती है। ओके, सो फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिया कि साल्ट का पीएच लेवल क्या होता है, कब साल्ट न्यूट्रल होता है, कब साल्ट एसिडिक होता है, और कब साल्ट बेसिक होता है नेचर में। आई होप आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। सो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। सो कॉमन साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हम नमक यूज करते हैं ना खाने में, डेट इज कॉमन साल्ट। सो अब इस कॉमन साल्ट में से भी डिफरेंट केमिकल्स बनते हैं। उनका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इन्हीं के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फोटो आप देख सकते हैं, छोटे छोटे दाने से व्हाइट कलर के। सो देखो फ्रेंड्स, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन of sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide। तो फ्रेंड्स देखो, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। तो नमक का एक्वस सोल्यूशन यानी कि जब आप नमक को पानी में मिक्स करते हो, सो जो सोल्यूशन बनता है उसे हम कहते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और इसी को हम कहते हैं, इसका शॉर्ट में नाम है ब्राइन। तो इसमें हम ब्राइन का वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो देखो अब ये जो सोल्यूशन बना है, जो ब्राइन है ना, इसमें से जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो, क्या कहा मैंने, जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो थ्रू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ नमक या फिर सोडियम क्लोराइड, तो वो डीकम्पोज हो जाते हैं। वो जो नमक है ना NaCl, वो डीकम्पोज हो जाते हैं टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। यहाँ पे हम केमिकल जो रिएक्शन है उसे भी पढ़ेंगे। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस, और इस ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है ना, इसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहाँ पे जो रिएक्शन है, रिएक्शन को एक बार रीड करते हैं। 2 NaCl प्लस 2 H2। यहाँ पर 2 क्यों लिखा है, क्योंकि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। 2 NaCl, तो देखो नमक प्लस वाटर यानी कि नमक का एक्वस सोल्यूशन गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जब आपने इस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मिस हो गई है। ये जो एरो है ना, यहाँ पे एरो के ऊपर आपको लिखना है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों लिखना है, क्योंकि हमने इस जो एक्वस सोल्यूशन था नमक का, इसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया और फिर वो डीकम्पोज हुआ और क्या बना, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 यानी कि क्लोराइड प्लस H2 गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो तभी हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि क्लोरीन भी बना है और एल्कली यानी कि NaOH। एल्कली मतलब बेस। सो NaOH क्या फ्रेंड्स, ये एक बेस ही तो है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है जिसकी पीएच स्केल पर वैल्यू 14 है। ओके, तो ये हमने बात कर ली किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब इसके कुछ यूजेस डिस्कस करते हैं। पहला इसका यूज है, इट इज यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट्स। सो सोप और डिटर्जेंट्स बनाने में इसका यूज होता है, क्योंकि ये एक बेस है। सो यहाँ पर सोप और डिटर्जेंट्स में क्या होता है, बेस ही तो होता है। सो इसका यूज होता है। It is used in paper manufacturing. It is also used in oil refining. It is also used as pesticide, जो कि खेती में यूज होते हैं फसल के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स हमने कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस डिस्कस कर लिए, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। किससे फॉर्म हुआ फ्रेंड्स, ये नमक से। जो कॉमन साल्ट है ना NaCl, उसी में से तो फॉर्म हुआ ये केमिकल।
तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पर केमिकल है ब्लीचिंग पाउडर। सो अब डिस्कस करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। सो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम CaOH2। तो देखो जब ड्राई स्लेक्ट लाइम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ होता है तो क्या फॉर्म होता है, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, इट इज CaOCl2। इसे लिखते कैसे है, इसे हम ऐसे लिखते हैं Ca ब्रैकेट में OCl और सबस्क्रिप्ट में 2। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो देखो यहाँ पे स्लेक्ट लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Cl, आप जानते हो। तो अब इसके रिएक्शन को रीड करते हैं। सो CaOH2 यानी कि स्लेक्ट लाइम प्लस क्लोरीन क्या देता है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 प्लस वाटर यानी कि H2O। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन, और इस केमिकल रिएक्शन से क्या फॉर्म हुआ फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हुआ। अब हम इस ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या डिफरेंट यूजेस हैं इन एवरीडे लाइफ वो डिस्कस करते हैं। सो पहला यूज है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज है, और पेपर फैक्ट्री में इसका यूज है, ब्लीचिंग वुड पल्प, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री। सो कपड़े धोने के लिए भी इसका यूज होता है, एंड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। सो इसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है, सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का इन केमिकल इंडस्ट्रीज। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। तो अगर वाटर में जर्म्स हो जाते हैं सो उसको मतलब जर्म्स को हटाने के लिए, उन्हें मारने के लिए एज अ डिसइंफेक्टेंट ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर की फोटो आप देख सकते हो, ये एक पाउडरी फॉर्म में होता है। ओके, तो फ्रेंड्स हमने ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेस भी डिस्कस कर लिए, कैसे ये फॉर्म होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा केमिकल है जो कि किससे बनता है, NaCl से। किससे, सोडियम क्लोराइड से। इट इज बेकिंग सोडा। सो फ्रेंड्स बेकिंग सोडा के बारे में तो हम जानते ही हैं, इसका किचन में बहुत यूज होता है, बहुत सी चीजें बनाने में इसका यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास इज बेकिंग सोडा। सो पकोड़े बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। Sometimes it is added for faster cooking. The chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate NaHCO3. So देखो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। सो Na यानी कि सोडियम, H यानी कि हाइड्रोजन, एंड CO3 यानी कि कार्बोनेट। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। इट प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। देखो अभी हम जितने भी केमिकल्स डिस्कस कर रहे हैं ना, चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर हो, बेकिंग सोडा, या अभी हम आगे वॉशिंग सोडा के बारे में डिस्कस करेंगे, ये सभी केमिकल्स ना इनके लिए रॉ मटेरियल है NaCl, यानी कि जो नमक हम यूज करते हैं ना, कॉमन साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, दिस इज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग दीज केमिकल्स। जैसे कि बेकिंग सोडा को बनाने में भी NaCl का ही यूज होता है। NaCl रॉ मटेरियल है फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, जितने भी केमिकल हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी। सो देखो NaCl, अब देखते हैं कि कैसे सोडियम क्लोराइड की हेल्प से हम बेकिंग सोडा फॉर्म करते हैं। सो केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। देखो NaCl यानी कि कॉमन साल्ट प्लस H2O यानी कि वॉट, इसका नमक का एक्वस सोल्यूशन, नमक को आप पानी में डालोगे सो दैट इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, प्लस CO2 प्लस NH4। NH4 क्या है फ्रेंड्स, दिस इज एमोनिया। देन दिस गिव्स NH4Cl यानी कि एमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज बेकिंग सोडा। सो ऐसे बेकिंग सोडा फॉर्म होता है। ये है पूरा केमिकल रिएक्शन। ओके, अब फ्रेंड्स इसके कुछ यूजेस डिस्कस करते हैं, सम यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। सो देखो ये तो हम जानते हैं किचन में इसका यूज होता है, जैसे पकोड़े बनाने में इसका यूज होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टेरिक एसिड। सो देखो एक तो बेकिंग पाउडर होता है और एक बेकिंग सोडा होता है। सो बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज होता है। बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, इमली में प्रेजेंट होता है। सो इनका जब रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है, बेकिंग पाउडर फॉर्म होता है। ओके, ये इसका पहला यूज है बेकिंग सोडा का। सेकंड यूज है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस नहीं किया था कि जब हम मतलब कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है, जो स्टमक में हमारा HCl एसिड प्रेजेंट होता है ना, उसे ज्यादा क्वांटिटी में
रिलीज करना चालू कर देती है। मतलब जब ज़्यादा HCl एसिड हो जाता है हमारी बॉडी में तो उससे फिर हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। तो वो जो पेन है उसको कम करने के लिए हम एंटासिड्स कंज्यूम करते हैं। एंटासिड्स क्या है? ये दवाई है, ये मेडिसिन है उस दर्द से रिलीफ पाने के लिए। अब देखो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, बेकिंग सोडा, ये एक टाइप ऑफ एंटासिड है। यानी कि हम बेकिंग सोडा को भी कंज्यूम करते हैं जब ज़्यादा क्वांटिटी में एसिड प्रोड्यूस हो जाता है हमारी बॉडी में। ओके, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट, मतलब कि ये पूरा एक एंटी एसिड नहीं है, एंटासिड नहीं है, ये एक इंग्रेडिएंट है जो कि यूज होता है एंटासिड को बनाने में। ओके, बीइंग एल्कालाइन इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड। ये हम जानते हैं कि ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हुआ है, सो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? बेकिंग सोडा क्या है? ये एक बेस ही है। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स। सेकंड, थर्ड इसका यूज है, इट इज ऑल्सो यूज इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज होता है। सो फ्रेंड्स, ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि कैसे कॉमन साल्ट से, कैसे नमक से हम बेकिंग सोडा को बनाते हैं, कैसे वो फॉर्म होता है। सो केमिकल रिएक्शन ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केमिकल विच इज वॉशिंग सोडा। सो फ्रेंड्स, वॉशिंग सोडा के बारे में भी हम जानते हैं। वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ होता है? इसके नाम से क्लियर हो रहा है, वॉशिंग करने के लिए, कपड़ों को धोने में हम डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं ना, उन डिटर्जेंट्स में वॉशिंग सोडा ही प्रेजेंट होता है। और इसका दूसरा नाम है सोडा ऐश। सो ये होता है हमारा डिटर्जेंट में प्रेजेंट होता है वॉशिंग सोडा। अब फ्रेंड्स, ये जो वॉशिंग सोडा है ना, ये भी नमक से ही बनता है। जो कॉमन साल्ट हमने डिस्कस किया NaCl, ये उसी से बनता है। इसके लिए भी रॉ मटेरियल क्या है? NaCl ही है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम NaCl केमिकल रिएक्शन में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम इनडायरेक्टली उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे वो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O। देखो कितना बड़ा इसका केमिकल फॉर्मूला है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O यानी कि वाटर, पानी। ओके, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। अब हम ये भी बात करेंगे कि कैसे ये केमिकल फॉर्मूला फॉर्म हुआ, ये कैसे फॉर्म हुआ, मतलब यानी कि वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, उसका केमिकल रिएक्शन भी अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अभी हमने जो बेकिंग सोडा डिस्कस किया था, तो बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट मिलता है। और इस सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से, इस सोडियम कार्बोनेट को यानी कि Na2CO3 को जब हम क्रिस्टलाइज करते हैं, जब इसका हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? तब हमें मिलता है वॉशिंग सोडा। वापस एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, तो एक बार केमिकल रिएक्शन भी एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो NaHCO3। अब इसको जब हम हीट करते हैं, हीट, तो यहाँ पर हीट करेंगे, हीट का सिंबल क्या है फ्रेंड्स? ये ट्राइंगल, इसका मतलब होता है इसको हीट करा गया है। सो हीट करने के बाद क्या मिलेगा हमें? देखो, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये है पूरा केमिकल रिएक्शन। हमने क्या करा? हमने बेकिंग सोडा को हीट करा। हीट करने के बाद हमें क्या मिला? हमें ये मिला Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। अब देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये तो रिलीज हो जाएगी, इवापोरेट हो जाएगा, और जो वाटर है वो भी इवापोरेट हो जाएगा। और बचा क्या फ्रेंड्स? यहाँ पर बचा हमारा सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को जब हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं, रिक्रिस्टलाइज मतलब देखो, जब आप सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालोगे ना, तो फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और वो फिर क्रिस्टल्स की, उसकी जो फॉर्म है वो क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगी। यानी कि पहले वो क्या था? लिक्विड फॉर्म था, एक्वा सोल्यूशन था, फिर उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगी। सो दैट इज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। देखो, वापस डिस्कस करते हैं एक बार। जब हमने बेकिंग सोडा को हीट करा, हमें क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट मिला। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो H2 है, वो इवापोरेट हो जाएंगे। तो जो सोडियम कार्बोनेट बचा, अब इस सोडियम कार्बोनेट को जब हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं, सो रिक्रिस्टलाइजेशन का फॉर्म, ये पूरा केमिकल रिएक्शन है, प्लस 10H2O यानी कि हमने इसे पानी में ऐड किया, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसे हमें कंबाइन करा। सो कंबाइन करने के बाद हमें मिला Na2CO3.10H2O। सो हमने नॉर्मली इन्हें कंबाइन कर दिया। सो दिस इज वॉशिंग सोडा। तो
तो आई होप आपको समझ आ गया है कि वॉशिंग सोडा कैसे बनता है। इसमें हमने दो केमिकल रिएक्शन डिस्कस करे। पहला तो कैसे सोडियम कार्बोनेट बनता है, फिर हमने डिस्कस किया, फिर अब उसको हम रिक्रिस्टलाइज करके कैसे फिर वॉशिंग सोडा बनता है। सो यहाँ पर यही लिखा है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा एंड इट इज अ बेसिक साल्ट। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया है। हमने अभी बेकिंग सोडा के बारे में डिस्कस किया था, और वो बेकिंग सोडा कैसे बनता है, साल्ट से बनता है, NaCl से बनता है। फिर उस बेकिंग सोडा को हीट करके हमने सोडियम कार्बोनेट बनाया, उस सोडियम कार्बोनेट को हमने रिक्रिस्टलाइज करा, और फिर हमें क्या मिला, Na2CO3.10H2O, यानी कि वॉशिंग सोडा। ओके, अब फ्रेंड्स हम वॉशिंग सोडा के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस डिस्कस करते हैं। सो इसका पहला यूज है सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। सो इन इंडस्ट्रीज में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। सो बोरेक्स फ्रेंड्स एक सोडियम कंपाउंड है जो केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। सो ये हमें पता होना चाहिए। थर्ड इसका यूज है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ऑब्वियसली सबसे इसका बेसिक यूज क्या है, कपड़े धोने के लिए। जो हम डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं ना डोमेस्टिक पर्पस के लिए, उसमें भी ये होता है, जो डिटर्जेंट में वॉशिंग सोडा ही प्रेजेंट होता है। देन फोर्थ यूज है, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हमें यूजेस जो है वो अच्छे से याद है तो हम इजीली उनका आंसर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट केमिकल है। सो केमिकल सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनते हैं NaCl से, कॉमन साल्ट से जो फॉर्म होते हैं नमक से, वो सारे केमिकल्स हमने डिस्कस कर लिए। कैसे वो फॉर्म होते हैं, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, सभी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो साल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं, यानी कि जो नमक के छोटे छोटे दाने होते हैं, क्या वो ड्राई होते हैं, क्या वो सूखे होते हैं। सो फ्रेंड्स देखो, जो नमक होता है ना, जो साल्ट होता है, जो एक तो हाइड्रेटेड साल्ट होता है, एक एनहाइड्रस साल्ट होता है। हाइड्रेटेड साल्ट क्या होता है, ऐसे साल्ट जिनके मॉलिक्यूल्स में वाटर के मॉलिक्यूल भी होते हैं। सो दे आर हाइड्रेटेड साल्ट मॉलिक्यूल्स। अब फ्रेंड्स एनहाइड्रेटेड क्या होता है, एनहाइड्रेटेड की स्पेलिंग है ANHY, देखो ANHYDRATED। सो एनहाइड्रेटेड साल्ट क्या होता है, ऐसे साल्ट जिनमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं। और हाइड्रेटेड साल्ट क्या होते हैं, ऐसे साल्ट जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। अब देखो, आर द क्रिस्टल और साल्ट्स रियली ड्राई। तो देखो सारे साल्ट्स ड्राई नहीं होते हैं और सारे साल्ट्स हाइड्रेटेड भी नहीं होते हैं। तो अब हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं हाइड्रेटेड साल्ट मॉलिक्यूल्स की। जैसे कि अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था, हमारा भी जो लास्ट केमिकल था वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। सो यहाँ पे ये .10H2O का मतलब क्या है, हम जानते हैं कि वॉशिंग सोडा क्या है, ये एक साल्ट है। तो यहाँ पर इसके केमिकल फॉर्मूले में .10H2O, इसका मतलब क्या है, सो वही अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स देखो, इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, इसी टॉपिक का दूसरा नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ साल्ट। यानी कि एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट, वन फॉर्मूला यूनिट मतलब, इसका मतलब देखो यहाँ पर जैसे Na2CO3.10H2 है ना, तो ये Na2CO3 है वन फॉर्मूला यूनिट, और इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है 10। सो देखो ये जो पूरा साल्ट है, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3.10H2O, से इसका आंसर होगा 10। तो इसका मतलब इसके वन फॉर्मूला यूनिट में 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया 10। यही यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है, इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कि एक साल्ट के दाने में, एक साल्ट के मॉलिक्यूल में कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये फिक्स्ड होता है। तो वही यहाँ पर उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। सो देखो कॉपर सल्फेट के वन फॉर्मूला यूनिट में, वन फॉर्मूला यूनिट यानी कि उसका जो फॉर्मूला है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, CuSO4,
और उसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, डॉट 5H2O। तो इसका मतलब CuSO4 कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर ध्यान रखना कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 5, क्योंकि इसके वन फॉर्मूला यूनिट में 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। सो यहाँ पर ध्यान रखना है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्यों लिखा है, क्योंकि ये ऐसा साल्ट है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। देन now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3.10H2O यानी कि वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा के वन फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? सो इसका आंसर है 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एंड इट इज ऑब्वियसली वेट, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वो गीला होगा। सो ओके, अब on other salt which possesses water of crystallization is gypsum. It has 2 water molecules. So इसका एक फॉर्मूला यूनिट में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। As water of crystallization, it has the formula CaSO4.2H2O, यानी कि इसके जो एक फॉर्मूला यूनिट है CaSO4। कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? 2 है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया कि किसी भी साल्ट को हम हाइड्रेटेड कब कहते हैं और उसका हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। सो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इजी टॉपिक्स। सो इसका आंसर क्या है? आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट्स रियली ड्राई। सो साल्ट ड्राई भी हो सकता है और साल्ट हाइड्रेटेड भी हो सकता है, उसमें वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका क्या केमिकल फॉर्मूला है, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि CaSO4.5H2O। तो फ्रेंड्स देखो, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं किस पर? 373 केल्विन पर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम जिप्सम को बॉयल करते हैं। जिप्सम क्या है? ये एक साल्ट है। तो बॉयल करने पर फिर क्या बनता है कि जो जिप्सम के पास जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं? 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो हीट करते हैं ना, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल वो लूज कर देता है और कितने वाटर के मॉलिक्यूल बचते हैं? आधा वाटर का मॉलिक्यूल बचता है और उसे ही हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। वापस एक बार डिस्कस करते हैं कि जब हम जिप्सम को 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करते हैं तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है। उसके पास पहले कितने थे? 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, जैसे कि आप केमिकल फॉर्मूला में देख सकते हैं .2H2O, यानी कि उसके पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल थे। लेकिन हीट करने के बाद वो उन वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है और सिर्फ आधा वाटर का मॉलिक्यूल बचता है और फिर उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। अब जिप्सम और इसमें देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जिप्सम में 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, .2H2O लिखा है, CaSO4.2H2O, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4.5H2O, यानी कि आधा वाटर का मॉलिक्यूल है इसमें। ओके, ये डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ Paris. Then the substance which doctor use as plaster for supporting fractured bones in the right position. So जब भी फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर इस प्लास्टर का यूज करता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, वाइट कलर का, आपको पता होगा प्लास्टर। सो प्लास्टर वो इसलिए करता है ताकि जो बोन जो फ्रैक्चर हो गई है वो राइट पोजीशन पर रह सके। ओके, क्योंकि ये हार्ड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर। तो देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये एक वाइट कलर का बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है और जब हम इसमें वाटर मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। यहाँ पर यही लिखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग इट विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? ये सिर्फ एक मतलब ये कोई प्लास्टर टाइट हार्ड सब्सटेंस नहीं है, इसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं ना तब ये एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है एंड दैट इज नोन एज जिप्सम। ओके, तो देखो, पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस के पास आधा वाटर का मॉलिक्यूल था,
अब हमने इसमें 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, तो 1.5 प्लस हाफ कितना होता है, 2 होता है। सो हमने जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करा, क्या बन गया, CaSO4.2H2O। और ये क्या है, ये जिप्सम है फ्रेंड्स, और जिप्सम ही क्या है, वो हार्ड सब्सटेंस है जो डॉक्टर यहाँ पर फ्रैक्चर पर यूज करता है उसका, ताकि जो मतलब बोन है वो राइट पोजीशन पर रह सके। तो ये इसे ही हम कहते हैं फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। और अब ये इसका रिवर्स भी हमने डिस्कस कर लिया कि जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, उसे बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो रिवर्सिबल है, आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। हमने यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली इसको समझ लिया टॉपिक को। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो फ्रेंड्स हमने पूरा चैप्टर, जितने भी टॉपिक्स हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, हमने सारे टॉपिक्स को बिल्कुल क्लियरली अच्छे से समझ लिया, लाइन बाय लाइन। जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी ना उस टॉपिक में, हमने सभी को अच्छे से समझ लिया। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू पीएच व्हेन मिल्क चेंजेस टू कर्ड, व्हाई। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब दूध दही में चेंज होता है तो उसके पीएच लेवल में क्या चेंज आता है और क्यों चेंज आता है, रीजन भी पूछा है। तो आंसर है, when milk changes into curd, its pH will decrease because curd contains lactic acid, so H plus ions concentration increases and thus pH will decrease। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि दूध का टेस्ट कैसा होता है, हल्का हल्का मीठा टेस्ट होता है, और दही का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा टेस्ट होता है, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। अब फ्रेंड्स हम इनकी पीएच वैल्यू की बात करते हैं। सो मिल्क का जो पीएच लेवल है वो होता है 6.7 से 6.6, यानी कि 6.6 से 6.7 के बीच में होता है मिल्क का पीएच लेवल। अब दही का पीएच लेवल होता है 4.5 से 5.5 के बीच में। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ज्यादा एसिडिक क्या है, ज्यादा एसिडिक है दही, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। तो इसीलिए यहाँ पर पीएच लेवल क्या होता है, कम होता है दही का। पहले दूध का पीएच लेवल क्या था, 6.6 या 6.7, कुछ ऐसा रेंज होती है दूध के पीएच लेवल की। लेकिन जब वो दही में चेंज हुआ तो उसका पीएच लेवल कम हो गया, क्या हो गया, 4.5 से 5.5 के बीच में कुछ पीएच लेवल आ गया, तो पीएच लेवल डिक्रीज हो गया। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, क्योंकि पहले वो एक वीक एसिड था, दूध एक वीक एसिड है, 6.6 6.7 वो एक वीक एसिड हुआ ना, और 4.5 5.5 के बीच में क्या हुआ, एक मीडियम एसिड हुआ। तो इसका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया और जो पीएच लेवल था वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि जैसे जैसे 0 के पास पीएच लेवल जाता है वैसे ही वैसे एसिडिटी का लेवल इंक्रीज होता जाता है। ये हम जानते हैं, क्योंकि 0 क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 7 क्या है, न्यूट्रल है। तो दूध का जो पीएच लेवल है वो न्यूट्रल के पास है, लगभग पास है। तो इसीलिए जब वो कर्ड में चेंज हो जाता है दूध, तो उसका पीएच लेवल डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे यही लिखा है कि बिकॉज कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड, उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसका पीएच लेवल भी डिक्रीज हो गया। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू द मिल्क एंड थस द पीएच विल डिक्रीज। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको पीएच स्केल का जो कंसेप्ट है ना वो अच्छे से क्लियर है कि एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसे कहते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें ज्यादा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता है। सेम गोज फॉर दी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में ज्यादा OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन होता है। सो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आयंस आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl। सो एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सो दैट इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl। अब बात करते हैं कि जब हम HCl को वाटर में डालते हैं, सो जो उसका एक्वस सोल्यूशन होता है उसमें क्या क्या आयंस रिलीज होते हैं। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी एसिड को पानी में डालते हैं तो कौन से आयंस रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस, यानी कि कैटायंस। पॉजिटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, कैटायंस ही कहते हैं। सो कैटायंस रिलीज करते हैं वो एसिड्स जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं। सो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी तो H प्लस आयंस रिलीज करेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक और कंडीशन है कि ये जो H प्लस आयंस होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, इन्हें किन्हीं के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है। सो ये H प्लस आयन क्या करते हैं, ये वाटर में है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, और फिर क्या बनता है, फिर बनता है H3O+। पहले क्या था, एक हाइड्रोजन का आयन था और H2O के साथ वो कंबाइन हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ वो आयन कंबाइन हो गया, तो क्या बना, H3O+ बन गया, H3O+। और इसे हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज दी हाइड्रोनियम आयंस।
इनका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयंस, एंड Cl माइनस आयंस आर प्रेजेंट। ओके, सो HCl में से Cl माइनस यानी कि नेगेटिव आयन है और H3O क्या है, ये एक पॉजिटिव आयन है। ओके, तो जब हम इन द डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड H3O प्लस एंड Cl माइनस आयंस आर प्रेजेंट, क्योंकि जो H प्लस आयंस रिलीज हुए हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो गए और उन्होंने हाइड्रोनियम आयंस बनाए, और ये Cl माइनस आयंस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन। ये सब हम वैसे तो डिस्कस कर ही चुके हैं टॉपिक्स में, अब और थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी फील अ बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक व्हेन वी ओवर ईट, व्हाट इज द मेडिसिन यूज्ड टू क्योर इट कॉल्ड। सो फ्रेंड्स देखो, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब हम कुछ जंक फूड खा लेते हैं ना, तो ऐसा खाना खा लेते हैं जो हमारे मतलब बॉडी के लिए तो सुटेबल ना हो, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है। लेकिन फ्रेंड्स वो जो ज्यादा क्वांटिटी में HCl एसिड रिलीज होता है ना, उसकी वजह से हमारे को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, बहुत पेन होता है, दर्द, पेट में दर्द होता है ना, तो वो उसी वजह से होता है। जैसे हम कहते हैं एसिडिटी हो गई, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी ज्यादा क्वांटिटी में HCl एसिड रिलीज कर देती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम मेडिसिन लेते हैं। सो उस मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, और ये HCl एसिड बॉडी क्यों रिलीज करती है इतनी क्वांटिटी में? तो बहुत ईजी आंसर है इसका, व्हेन वी ओवर ईट द बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक इज ड्यू टू द एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो ज्यादा क्वांटिटी में HCl एसिड बॉडी प्रोड्यूस कर देती है, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में HCl, जो स्टमक में HCl एसिड प्रेजेंट होता है और वो जरूरी भी होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन जब हम कुछ ऐसा खाना खा ले या ज्यादा खाना खा ले, तो उस जो ओवर ईटिंग होती है उसकी वजह से उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी ज्यादा HCl एसिड प्रोड्यूस कर देती है। एंड द मेडिसिन यूज टू न्यूट्रलाइज इट इज कॉल्ड एंटासिड। तो जो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेस कंज्यूम करते हैं। सो उन बेस का नाम है फ्रेंड्स एंटासिड्स। सो एंटासिड जैसे कि एग्जांपल है इसका बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा क्या है, ये एक बेस है जो कि एंटासिड्स में यूज होता है। इसका एक और एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो ये भी एक एंटासिड है और ये बेसिक होता है नेचर में, और इससे क्या होता है कि एसिड का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज होता है और हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। ओके, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटासिड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल नेम है, एंड इसका एक मतलब केमिकल नेम और है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिया कि बर्निंग सेंसेशन क्यों होती है, इसके लिए हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं। सो बहुत इजी आंसर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। तो फ्रेंड्स देखो, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर जो मतलब ना तो एसिडिक हो और ना ही वो बेसिक हो, न्यूट्रल होता है। ओके, अब फ्रेंड्स डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है, जबकि जो रेन वाटर होता है वो कंडक्ट करता है? तो क्योंकि फ्रेंड्स देखो, हम जानते हैं कि रेन वाटर में क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। मतलब कि जिस रेन में जो एसिड का लेवल है वो 5.6 से कम होता है, तो ऐसी रेन को हम कहते हैं एसिड रेन। तो एसिड रेन में एसिड होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है एसिड रेन में जो वाटर होता है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है? तो देखो, द प्रेजेंस ऑफ आयंस इज नेसेसरी इन ऑर्डर फॉर एनी सोल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, कोई भी सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करेगा जब उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसका एसिड रेन का। सो आपने एक ग्लास में एसिड रेन ली, ओके, अब उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करेगा क्योंकि जब हम एसिड को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, H प्लस आयंस रिलीज होते हैं, और ये आयंस रिलीज हुए हैं तो इस वजह से जो एसिड रेन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि उस सोल्यूशन में आयंस प्रेजेंट है। वैसे मान लो उसमें बेस हो, मान लो कोई बेसिक सोल्यूशन हो, तो बेस भी तो आयंस रिलीज करता है, OH माइनस आयंस रिलीज करता है बेस इन वाटर सोल्यूशन, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो एसिड और बेस में हमने स्टडी करा था ना कि क्या कॉमन है। सो एसिड और बेस में यही कॉमन है कि वो ये जो इनके दोनों के जो सोल्यूशंस होते हैं ना, एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन, ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये दोनों ही वाटर सोल्यूशन में आयंस रिलीज करते हैं, इसीलिए। और फ्रेंड्स जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें कोई आयंस होते नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। विच इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एसिड, बेसिस और साल्ट, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में ना कोई एसिड होता है, ना कोई साल्ट होता है और ना ही कोई बेस होता है, जिसकी वजह से वो दैट्स व्हाई इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रॉम दीज क्वेश्चंस वी केम टू एन एंड टू आवर चैप्टर एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स।
तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल बी कमिंग बैक विद some more videos. Till then, that's all. Thank you so much for watching.